सिने इंक पॉडकास्ट। नमस्कार, आदाब। सिने इंक किताब कॉलम के साथ मैं हूं अचला शर्मा। बातें किताबों की और किताबें लिखने वालों की। गीतांजलि श्री का उपन्यास रेत समाधि हिंदी या किसी भी भारतीय भाषा में लिखी गई ऐसी पहली किताब है जो वर्ष 2022 के इंटरनेशनल बुक प्राइज से पुरस्कृत हुई है। पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद टूम ऑफ सैंड डेजी रॉकवेल ने किया है। गीतांजलि श्री की मूल कृति रेत समाधि वर्ष 2018 में राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली से छपी थी। डेजी रॉकवेल द्वारा किया गया अंग्रेजी अनुवाद 2021 में टिल्टेड एक्सेस प्रेस यूके से प्रकाशित हुआ है। बुकर प्राइज अंग्रेजी कथा साहित्य की किताबों के लिए है, जिसके विजेताओं में भारतीय मूल के लेखक सलमान रुश्दी, किरण देसाई, अरुंधति रॉय और अरविंद अडिगा के नाम शामिल हैं। जबकि इंटरनेशनल बुकर प्राइज अंग्रेजी से इतर अन्य अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं की फिक्शन की एक किताब को पुरस्कृत करता है, बशर्ते कि किताब का अंग्रेजी अनुवाद उपलब्ध हो और वो यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित हुआ हो। पुरस्कार राशि 50,000 पाउंड की है, जो लेखक और अनुवादक दोनों में बराबर से बांट दी जाती है। गीतांजलि श्री इंटरनेशनल बुकर प्राइज के पुरस्कार घोषणा समारोह के लिए इस समय लंदन में हैं और किताब कॉलम के इस एपिसोड में मेरे साथ हैं। लेकिन ये बातचीत पुरस्कार की घोषणा से 2 दिन पहले रिकॉर्ड की गई थी। गीतांजलि श्री के कई कहानी संग्रह और 4 उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। माई, उस बरस हमारा शहर, खाली जगह और तिरोहित के बाद रेत समाधि उनका 5वां उपन्यास है। रेत समाधि कथ्य और शिल्प की दृष्टि से एक अनूठा उपन्यास है, क्योंकि वो कथ्य, भाषा और शिल्प की तमाम सीमाओं को चुनौती देता है। उपन्यास का प्लॉट इतना भर है कि इसके केंद्र में एक बूढ़ी माँ है जो पति की मृत्यु के बाद जीवन और संसार से मुंह मोड़ लेती हैं। घर वाले परेशान हैं। लाख जतन और मनोहारों के बाद भी माँ बिस्तर से उठने को तैयार नहीं। लेकिन अचानक एक दिन उसी बूढ़े शरीर में एक नई ऊर्जा, नई जिजीविषा पैदा होती है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं, क्योंकि इस एक कहानी के साथ कई कहानियां नत्थी हैं। ये उपन्यास आधुनिक मध्यवर्गीय परिवारों के बिखरते रिश्तों की कहानी है। 1947 में हुए विभाजन के दर्द की कहानी है। 2 मुल्कों के बीच सरहद और सियासत की कहानी है और ऐसे किरदारों की कहानी भी है जो जेंडर की तयशुदा लकीरों के बीच अपना अस्तित्व तलाश कर रहे हैं। उपन्यास का सूत्रधार या कथावाचक कोई एक नहीं है। इस उपन्यास के पात्र ही कहानी नहीं कहते, बल्कि पेड़, पौधे, पंछी, हवा, रेत, सड़क, दरवाजे सभी के पास कुछ न कुछ कहने के लिए है। इससे पहले कि रेत समाधि की लेखिका गीतांजलि श्री से रेत समाधि के कथ्य, भाषा शिल्प, लेखन और अनुवाद की प्रक्रिया जैसे सवालों पर बातचीत हो, उपन्यास का एक अंश सुनिए उन्हीं की ज़बानी। वो दरवाज़ा। बहुतों को इल्म नहीं कि ये कोई मामूली दरवाज़ा नहीं है, कि इसने मजबूती से जिन दीवारों को थाम रखा है उन पर पीढ़ियाँ टिकी हैं। बड़े बेटे के घर का दरवाज़ा, वो वाला घर जिसकी दीवारें ऊपरी धज में बदलते समय का स्वरूप ले लेती हैं, पर असल में होती भीतर हैं, खुले दरवाजे के आसरे में, और तभी पीढ़ी दर पीढ़ी वही घर खड़ा रहता है। ये बड़े बेटों के घर का नसीब है। ये वाला बड़ा बेटा तबादले वाली सरकारी मुलाजमत करता रहा है, तो उसके घर और दीवारें शहर बदलते रहे हैं और नए नए ज़िलों में खुला दरवाज़ा खुला रहा है। सरकती दीवारें। क्या बड़े बेटे के घर की दीवारें सरकती हैं, नाचती हैं? दरवाज़ा बैल है जो घर की दीवारों को गाड़ी की तरह खींचता है। ये तो वही घर है जिसमें परिवार के बाप दादे अपने चाकरों और वीर उपजों को सदियों से घुड़कते फिरते थे। कभी ये घर गंगा किनारे गुलाब के खेतों के पास था, उत्तर प्रदेश की पूर्वी मिट्टी में। फिर कुछ बाशिंदों को फूलों की महक में छोड़
बाकियों को पास के शहर में इत्र के कारखानों के करीब ले आया। कुछ सुनने में आया है गुलाब और इत्र से इतर अफीम के खेतों में फैल लिए। उनमें से कुछ अफीमची बन गए और कहते अपने को ज़मींदार, जो थे भी पर ज़मींदार के कपूत ज़्यादा। आखिरकार वो दिन आन पड़ा जब घर के बड़े बेटे, जो इस मौजूदा घर के बड़े बेटे के बाप थे और मौजूदा जिंदा मैयत माँ के शौहर थे, उन बिगड़े मत झूमते रिश्तेदारों से भिड़ गए। अपने हिस्से की दीवारों का 9,000 रुपया दाम लेकर सरकारी नौकर बन गए और देश भ्रमण पर निकल पड़े, बंगले दर बंगले उपज बढ़ाते, इस बात से अनजान कि रुपए ले लिए पर गुलाब की महक वाले घर को भी ले आए दूसरे गारे चूने में ढालने। मगर जान समझकर उन्होंने कोई बेईमानी नहीं की थी, इसलिए उसे सिरे से ही बेईमानी न कहा जाए। दीवारों की इस प्रथा और दरवाजे की इस फिजा से वे अनभिज्ञ थे कि साथ आ जाते हैं और जब अगला बेटा बागडोर संभालता है तो उसके संग चल पड़ते हैं। वाहक वाहन बावर्ची बदल जाते हैं, उम्र, शहर, कद, चौड़ाई सब इधर के उधर, बेवफा के सदर, पर आदिकाल से अनंत तक रहते हैं वही घर, दीवार और दरवाज़ा। बाप को काहे कोसें, यहाँ तो समाज शास्त्री जैसी महान नस्ल गच्चा खाए बैठी है। लिख गई कि संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, पुश्तैनी घर ढह गए हैं, भारतीय शैली भी स्वार्थी शैली हो चुकी है। कि संयुक्त परिवार अदृश्य घर है उन्होंने नहीं सोचा, और घर सरकती दीवारें हैं ये उनके वहमो गुमान में नहीं। नाचती सरकती इतराती महकती दीवारें और उनकी डोर थामे एक चुपका खड़ा दरवाज़ा, खुला खड़ा, जिससे कोई भी उसके बीच से आए और जाए, जाए और आए, आता रहे जाता रहे। किसी के बीच से निकलना एक तरह से उसे चीरने की बात हुई, भले ही वह दरवाज़ा क्यों ना हो। उसके जिगर और दिल को चीर कर निकलते हो तुम सब। जो चीरा जाए उसमें भांपने सहारने की कुव्वत बढ़ जाती है, वो महसूस कर लेने की जो औरों की नज़र से बच लेता है। ऐसा होता है जानो बड़े बेटे के घर का दरवाज़ा, जिसमें सदियों का रिसाव है। बड़े बेटे के घर का दरवाज़ा जो अनगिनत घटनाओं का साक्षी है। ये था गीतांजलि श्री की आवाज़ में उनके पुरस्कृत उपन्यास रेत समाधि का एक छोटा सा अंश। जिस दिन से खबर आई कि गीतांजलि श्री का उपन्यास रेत समाधि इंटरनेशनल बुकर प्राइज की शॉर्टलिस्ट में शामिल है, उस दिन से किताब की चर्चा गर्म थी, खासतौर पर भारतीय मीडिया में। अखबार, टेलीविज़न, वेबसाइट्स सभी पर इस बात को रेखांकित किया जा रहा था कि पहली बार हिंदी की किसी किताब का अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज की शॉर्टलिस्ट में आना हिंदी और हिंदी साहित्य के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। और जाहिर है अब वो उपलब्धि कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि गीतांजलि श्री का उपन्यास रेत समाधि हिंदी ही नहीं किसी भी भारतीय भाषा की पहली किताब है जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज से पुरस्कृत हुई है। तो गीतांजलि श्री से मेरा पहला सवाल यही था कि जब से उन्हें यह खबर मिली कि उनका उपन्यास अंतिम 6 की दौड़ में आ चुका है, उनके मन में क्या चलता रहा था? देखिए, सबसे पहले तो आपने एक शब्द अभी इस्तेमाल किया, मैं वहीं से शुरू करूँगी। आपने कहा कि दौड़ में, तो मैं कहना चाहती हूँ कि ये मुझे शब्द ही नहीं पसंद है। मैं किसी दौड़ में नहीं हूँ और किसी लेखक को किसी दौड़ में नहीं होना चाहिए। लेखक को अपने लेखन से मतलब है। पुरस्कार ना कोई पड़ाव है ना मंजिल है। पुरस्कार और उसकी सूची में आ जाना एक अलग तरह की उपलब्धि है जो उसको उस लेखन यात्रा से इतर कोई मज़ा देती है, उससे इतर किसी राह पर कुछ देर के लिए खड़ा कर देती है। तो उसको मैं बहुत ही नम्रता से स्वीकार करती हूँ। उसमें ज़रूर मैं आनंदित हूँ, क्यों नहीं। और बुकर तो बहुत बड़ी पहचान है, तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि उधर से मेरे लिए भी एक पहचान का बाइस तैयार हुआ। लेकिन किसी दौड़ में
मैं इसको नहीं देखती हूँ अब। लेकिन शॉर्टलिस्ट होना हाँ, बुकर वो में, मैं आपको बताती हूँ कि देखिए, जो जिस समय, देखिए बुकर मेरी दुनिया से खासा दूर है। मैंने कभी सोचा ही नहीं था उसके बारे में। सुनते ज़रूर आए हैं हमें कि एक बुकर पुरस्कार है, एक पुलित्ज़र पुरस्कार है, तो इस तरह से सुना है, लेकिन कभी उसके ना तो ख्वाब देख रही थी और उसके बारे में सारी चीज़ें भी नहीं पता थी। तो जब वो लॉन्ग लिस्ट की खबर आई तो कुछ दिनों के लिए तो मुझे इतना कुछ समझ में भी नहीं आया कि इसकी वक़्त क्या है। फिर धीरे धीरे जो लोगों ने कहना शुरू किया और पास और दूर से लोगों के संदेश आने लगे और इसके बारे में जब बातें लोग करने लगे, तो मुझे समझ में आया कि ये इतनी छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी कि चीज़ है। कितने सारे अच्छे पुस्तकें जगह जगह से जो मिली हैं यहाँ, बुकर जूरी को उन्होंने चुना है और फिर उनमें से उन्होंने छांटा है। तो ये 12 किताबें, मुझे ये भी नहीं मालूम था कि अच्छा 12 किताबें होती हैं लॉन्ग लिस्ट में। तो तब मुझे लगा कि भाई मुझे इसको लेकर थोड़ा और गौरव का एहसास होना चाहिए, और वो होने लगा। जब तक मैं शॉर्ट लिस्ट पे आई, मैं इसके बारे में काफ़ी कुछ जान गई थी। और शॉर्ट लिस्ट पे आना, और मैं ये बिल्कुल आपसे बिल्कुल एक विनीत भाव से कह रही हूँ कि असल चीज़ मुझे लगता है कि हो गई कि बहुत ही सोच समझकर, बहुत ही धीरज के साथ पढ़ के एक जूरी ने ये तय किया कि भाई ये 6 किताबें इस लायक हैं कि इनको बुकर पुरस्कार मिले। आप किसी को श्रेय देना चाहेंगी इसका कि ये किताब यहाँ तक आ गई? किस माने में श्रेय, मैं समझ नहीं पा रही। इसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। अंग्रेजी में, हाँ देखिए, ये तो मानना पड़ेगा कि अगर अनुवाद अंग्रेजी वाला अच्छा नहीं होता तो ये इस नई दुनिया, मतलब जो ये अंग्रेजी पढ़ने वाले पाठक हैं उनके पल्ले तो नहीं पड़ती। तो बिल्कुल मुझे डेजी रॉकवेल को इसका श्रेय इस माने में मैं पूरी तरह से दूंगी कि उसने एक ज़बरदस्त अनुवाद किया कि उसको पढ़ के दूर बैठे इन लोगों को इतना मज़ा आया कि उन्होंने किताब को अपनी शॉर्टलिस्ट सूची में शामिल कर लिया। अनुवाद पर मैं बाद में आऊँगी। पहले जो आपने कहा, मैं मानती हूँ कि पुरस्कार किसी भी लेखक के लिए उसकी पुस्तक की सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं है, लेकिन एक सवाल यहाँ बनता है, पहली बार है कि हिंदी की कोई किताब इस स्तर तक पहुँची है कि वो बुकर इंटरनेशनल में शॉर्टलिस्ट हो सके। इतने वर्ष लगे हैं यहाँ तक पहुँचने में हिंदी की पुस्तकों को। तो क्या वजह आप देखती हैं कि हिंदी की पुस्तकें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं पहुँच पाती, या पुरस्कारों की बात बिल्कुल छोड़ दें कि अंतर्राष्ट्रीय पाठकों की नज़र में नहीं आ पाती? हम लोग यहाँ बुक स्टोर्स में जब जाते हैं तो देखते हैं एक लाइन से फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन, ग्रीक, टर्किश भाषाओं के राइटर्स की किताबें वहाँ लगी हैं, हिंदी की दिखाई नहीं देती। क्या वजह है? कहीं प्रकाशक के इनिशिएटिव की कमी है, कहीं अनुवादकों की कमी है, या हिंदी में अच्छी किताबें कम लिखी जा रही हैं? बस ये आखिरी बात आपकी बिल्कुल गलत है। बाकी बातें तो हैं ही। और देखिए, एक तो हम जो चीज़ें देख रहे हैं वही तो नहीं है दुनिया में। हमने भले ही देख लिया हो कि जापानी, फ्रेंच, इटालियन इत्यादि किताबें वहाँ पे आपको बड़ी तादाद में दिखाई पड़ती हैं, तो भी कितनी छूट जाती हैं उसका हमको अंदाज़ नहीं है। और तर्जुमे की बात तो है ही कि जब उपलब्धि नहीं होंगी ये किताबें बाकी दुनिया के लिए, तो कहाँ से किसी को पता चलेगा कि यहाँ पे किस तरह की किताबें आ रही हैं। और किताबें तो, अगर मेरी कृति अच्छी है जो कि उसको एक स्तर को उसे पार करना ही है, तभी वो इस लायक मानी गई कि बुकर शॉर्टलिस्ट पे आ जाए। मगर हो ही नहीं सकता कि जिस ज़मीन से मेरी पुस्तक आई है उस ज़मीन में और भी कृतियाँ ना हों। तो वो तो होंगी ही होंगी जो कि लोगों को पता नहीं चली हैं। और आज ही नहीं, आप तो जानती हैं
कि मुझसे पहले और आज भी मेरे चारों ओर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी जा रही हैं। हिंदी का बहुत ही जिसको कहेंगे समृद्ध क्षेत्र है हिंदी का, या ये भी मैं उसको और आगे भारतीय भाषाओं का कहूँगी, और मैं कहूँगी साउथ एशियन भाषाओं का, और भी आगे जाइए तो कहूँगी नॉन अंग्रेजी भाषाओं में बहुत कुछ हो रहा है जो सबको पता नहीं चलता है। तो हिंदी का भी पता नहीं चला है। अब मैं इस माने में ज़रूर खुश नसीब हूँ कि मुझे वो पल मिला जहाँ की सब चीज़ें साथ जुड़ गई। एक तर्जुमा भी आ गया, बुकर की ज्यूरी भी आ गई पढ़ने के लिए, और यहाँ पे किताब छप भी गई, और सारी चीज़ें मिलकर एक ऐसा मौका आया कि मेरी किताब यहाँ पहुँच पाई। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि ऐसी और किताबें नहीं हैं, मेरे पीछे भी, मेरे चारों ओर भी। रेत समाधि जी, कुछ बातें उसके बारे में। मैंने रेत समाधि हाल में पूरा किया पढ़ना। मुझे लगा आपने उसमें कई सरहदें तोड़ी हैं, भौगोलिक सरहदें तोड़ी ही हैं, रिश्तों की सरहदें लांघी, जेंडर की लांघी, और बहुत बदलावों को उसमें समेटने की कोशिश की है। और ख़ास तौर पे शिल्प विन्यास, उसका जो रूप है, जो भाषा है, उसकी सरहदें बहुत सी आपने तोड़ी हैं। लेकिन उससे पहले कथ्य की दृष्टि से वो कौन सी बात थी जिसने आपको ये उपन्यास लिखने पर मजबूर किया? यानी एक ड्राइविंग फोर्स क्या था इसके पीछे? कथ्य से शायद आपका मतलब विषय शब्द से भी मैं बहुत कतराती हूँ। मुझे लगता है कि हम लोग कुछ ज़्यादा ही रचनात्मक कृति के विषय से उसको जोड़ देते हैं, जबकि साहित्य में विषय से अलग बहुत कुछ होना होता है एक कृति में। मैं ये नहीं कह रही कि विषय की अहमियत नहीं है, मैं ये बोल रही हूँ कि विषय के पीछे मैं नहीं भागती। मेरा कहने का मतलब हाँ, तो इसकी जो कहानी आप कहना चाहती नहीं, तो कहानी वही मैं आपको कह रही हूँ कि मैं कोई कहानी ज़्यादातर पहले से मेरे मन में होती नहीं है कि ये कहानी मुझको कहनी है। कभी कभी ऐसा हुआ है कि कोई विषय, कोई कहानी मेरे ऊपर ऐसे हावी हो जाए कि मुझे लगे कि नहीं, मुझे इसके बारे में तो लिखना है, ये कहानी कहनी है। जैसे हमारा शहर उस बरस, मेरा एक उपन्यास है जी। उसमें मुझे लगा कि हिंदू मुसलमानों के बीच में जो हो रहा है हमारे देश में, ख़ासकर जिनको हम पढ़े लिखे हिंदू मुसलमान समझ रहे हैं, और अब तक हम समझते थे कि ये तो जो गैर शिक्षित जनता है पुराने शहर में, उनके बीच में इस तरह की कट्टरता है। लेकिन हम जो यूनिवर्सिटी वाले और इस तरह के बुद्धिजीवी हैं, हम लोग इससे बहुत ऊपर हैं, ये हम समझते थे। और अब हम देख रहे हैं कि इनमें भी अजीब वैमनस्य, अजीब तरह के भाव आ रहे हैं। तो उसको लेकर मैं इतनी परेशान हुई, मैं क्या, मेरे जैसे लोग बहुत परेशान हुए। और फिर जो अयोध्या में शुरू हो गया था और आखिर वो ढांचा भी गिराया गया, तो तब मुझे लगा कि मैं और कुछ नहीं लिख सकती हूँ। तो उस एक पुस्तक की बात करूँगी तो मैं ये कहूँगी कि मुझे पहले से मेरे मन में एक विषय था कि दिस इज़ द ड्राइविंग फोर्स। मुझे ये बात कहनी है, बतानी है, खंगालनी है, क्या है, क्या हो रहा है। लेकिन अधिकतर मैं किसी विषय के पीछे नहीं भागती। पर रेत समाधि मैं बता रही हूँ, तो मेरे लिए जो है, जो मेरा ढंग है, मैं आपको बता रही हूँ, वो ये है कि मैं अपने को उस एकांत में, उस शांत में, उस पल में डाल देने की कोशिश करती हूँ जहाँ पर ये सारे विषय जो मेरे भीतर हरदम घुमड़ते रहते हैं, मुझे तरह तरह से परेशान भी करते हैं, उद्वेलित करते हैं, आनंद भी देते हैं, जिज्ञासा भी मुझ में जगाते हैं, वो मेरे अंदर हैं, ये कहानियाँ मेरे भीतर हैं। मैं उस पल में अपने को बिठला देती हूँ कि ये लगे,
होता नहीं है, वो है मेरे भीतर, लेकिन लगता ऐसे है कि वो अपने आप आते हैं और अपने को व्यक्त करना चाहते हैं। तो मैं वो कहानी को एक माने में मैं रुक जाती हूँ, इंतज़ार करती हूँ कि वो कहानी मेरे कलम में उतर आए, मैं उसके पीछे नहीं भागती। और ये तो जब मैंने रेत समाधि भी लिखा तो ये सब सोच के नहीं लिखा कि मुझे ये सरहदें पार करनी हैं, या जो तरह तरह के पार्टीशंस हुए हैं लिंग को लेकर, इसको लेकर, उसको लेकर, उम्र को लेकर, शैली और शिल्प को लेकर, देशों को लेकर, प्यार को लेकर, मतलब प्यार को का भी यहाँ बंटवारा हो गया, एक हिंदुस्तान हो गया, एक पाकिस्तान हो गया। तो ये सब मैंने सोचा नहीं कि ये फॉर्मूला है और मुझे ये लिखना है, लेकिन ये सब मेरे भीतर था। कोई एक ट्रिगर होता है, एक तो प्रेरणा आपके माहौल में आप आने देते हैं कि वो अभिव्यक्ति अपना रास्ता ढूंढे, और फिर कोई ट्रिगर होता है, कोई चीज़ आपको शुरू कर देती है। तो इसमें मुझे जिस चीज़ ने शुरू किया वो थी अम्मा की पीठ, जो एक बूढ़ी औरत की पीठ थी, जो लगता था कि एक ऐसे शख्स की पीठ है जो अब ज़िंदगी से बेजार है, अब उसको लगता है कि वो बेकार है और अब बस उसके यहाँ से रुखसत होने के दिन आ गए हैं, जो दीवार की तरफ करे रहती है। तो ये इमेज, इस इमेज ने, आप अगर ड्राइविंग फोर्स कहना चाहती हैं तो ये इमेज मेरे संग रही और ये एक ड्राइविंग फोर्स बनती गई, और इसको लेकर मेरे भीतर बहुत सी ललक और जिज्ञासा पैदा होने लगी कि क्या वाकई ये औरत ऊब गई है ज़िंदगी से, या अब वो दीवार में धीरे धीरे उसमें छेद बनाकर उस पार निकल के कुछ और एक नए तरह से जीवन को जीना चाहती है। और कहने को आप कहेंगे कि मैंने लिखा, पर मैं कहूँगी कि इस सवाल ने बात को ऐसे बढ़ाया कि वाकई वो औरत, उसमें एक आत्मा आई, उसमें जान आई, और वो औरत उठी और वही मुझे जवाब देने लगी, और फिर तो उपन्यास बनता चला गया। आपने तो ये है मेरा तरीका, अक्सर विषय वस्तु और कथानक को पकड़ने का। अभी आपने एक वाक्य कहा कि कहानी अपने आप मेरी कलम में उतर आती है। तो मेरा सवाल ये है, आपने अम्मा का जिक्र किया, एक बूढ़ी औरत का, कि ये अम्मा, ये चंद्र प्रभा, ये आपकी कलम में कहाँ से आई और कहाँ से आके उतर गई? देखिए, एक स्तर पे चंदा और चंद्र प्रभा बहुत ही साधारण घरेलू स्त्री है, लेकिन हम लोगों ने बंटवारे की बात करी है, हम लोगों ने इस चीज़ की बात करी है कि सब कुछ अलग अलग नहीं है। तो एक घरेलू और साधारण स्त्री में ही असाधारण भी है, और घरेलू से बाहर की कहानियों ने भी उसको बनाया है, जैसे कि हम सबको बनाया है। हम सब की ज़िंदगी में नाटक भी है, हम सब बहुत बड़े इतिहास का हिस्सा भी हैं, और साधारण के साथ असाधारण हम सबके साथ हुआ है। बहुत अद्भुत व्यक्तित्व है चंद्र प्रभा का, शुरू से लेकर आखिर तक। शिल्प की आपने बात छेड़ी थी, आपने कहा था कि मैं सबको नहीं मानती बंधे बंधाए शिल्प को, और ये उपन्यास अपने आप में उसका सबूत है। अनूठा प्रयास आपने किया है इसमें, भाषा के स्तर पर और इसके पूरे शिल्प विन्यास के स्तर पर, जिसमें एक कथावाचक नहीं है, अनेक कथावाचक हैं, उसके पात्र कथावाचक हैं, पेड़ पौधे, जंगल, पंछी, तितलियाँ, दरवाज़ा, सड़क, हवा, रेत, सब के सब। और मुझे वो इमेज नहीं भूलती, माँ बैठी हैं, कहानी सुना रही हैं, तितलियाँ सुन रही हैं, उनके पैरों पर बैठी हूँ। क्या खूबसूरत इमेज है। आपने एक तरह से तो थोड़ा सा जवाब इसका दे दिया पहले, लेकिन फिर से सवाल को दोहराना चाहती हूँ कि ये शिल्प
आपने कहा कि मैं ये तय नहीं करती कि कथ्य क्या हो, तो कथ्य ने ये शिल्प तय किया? क्या शिल्प उसके साथ साथ बनता गया या पहले से कहीं सोचा था आपने? पहले से मैं कुछ नहीं सोचती हूँ। देखिए, लेखक अपने मीडियम के साथ बराबर एक उसका संवाद चलता रहता है। तो देखने में भले ही लगे कि निर्देशक मैं हूँ और मैं तय कर रही हूँ कि अब ये उठेगी, अब ये ऐसा करेगी, अब इस तरह से करेगी, असल में उस नरेशन का जो एक डायनामिक है, जो उसमें अंतर्निहित उसकी कुछ आत्मा है, वो बोलने लगती है, उसके अपने सुर निकलने लगते हैं और कुछ चीज़ें वो तय करने लगती है। और मुझको समझ में आता है कि हाँ, इसको इस समय बाएं जाना है, ये मुझे मानना पड़ेगा, तो बाएं जाती है। तो ये बहुत ही, और भाषा भी वही तय करती? भाषा भी वही करती है। और बहुत ही मज़ेदार चीज़ इसमें ये होती है कि लेखक के लिए भी ये सब एक अजूबा है, पहले से सब तय नहीं है, तो उसको भी जगह जगह आश्चर्य होता है कि अच्छा ये हो क्या रहा है। लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे भी जैसे समझ में आता गया कि भाई पूरी कायनात यहाँ जुड़ी है। और आपने दरवाजे की बात करी, दरवाज़ा, अगर एक दरवाज़ा है जहाँ से बराबर अंदर गई, मान लीजिए इसमें दो लोगों की बात खास तौर से आई है, बहू और बेटी की, तो बेटी का अंदर जाना क्या क्या मायने रखता है, बहू का बाहर आना क्या क्या मायने रखता है। अगर सदियों से ये दरवाज़ा तरह तरह की चीज़ें देख रहा है, तो क्या ये दरवाज़ा सिर्फ लकड़ी का और मरा हुआ कुछ हो सकता है? नहीं, उसमें जान आ ही जाएगी। वो तो देख रहा है ना, उसकी कहानियाँ इतनी हो रही है उसके नीचे कि वो खुद ही उसमें एक तरह का वो दर्शक हो जाएगा। वो भी महसूस करेगा कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। या सड़क, वो जो ग्रैंड ट्रंक रोड है, जिसने सदियों से देखी है तरह तरह की चीज़, व्यापार हो रहे हैं, खून खराबे हो रहे हैं, और भी क्या क्या हो रहा है, तो क्या वो सड़क सिर्फ तारकोल की सड़क रह जाएगी? वो नहीं हो सकता है। उस सड़क ने जिस तरह की चीज़ें देखी हैं, उसमें अपने आप जैसे जान फूंक जाएगी। तो ये सारी चीज़ें, पूरी कायनात एक तरह से जुड़ गई। अब कौवे हैं या और भी जो जानवर हैं या तितलियां हैं, ये सब हमारे चारों ओर हैं। वो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वो देख रहे हैं और कोई रिश्ता ही नहीं है हमारा उनसे। पर मैं कभी भी प्रयोग करने के लिए नहीं करती, और कोई शिल्प या शैली इसलिए नहीं पहले से तय नहीं करती। कभी कभी लोगों को शायद वो अजीब लगता है कि ये तो अलग तरह का है। मुझे लगता है उसके पीछे मेरा अपना एक अतीत आप कह लीजिए, कि मुझे कभी पारंपरिक तरह से शिक्षा अपनी भाषा और साहित्य का नहीं मिला है। आपने कहा कि पारंपरिक शिक्षा नहीं हुई, इससे क्या अभिप्राय? मेरा जो मतलब था वो ये कि किसी खासकर हिंदी के संदर्भ में मैं बात कर रही थी कि पारंपरिक हिंदी शिक्षा नहीं हुई, क्योंकि हम लोग मतलब हिंदी साहित्य में हिंदी भाषा में हम लोग जिस माहौल में पले बढ़े हैं, और आप भी वो बहुत अच्छे से जानती होंगी, उसमें अंग्रेज़ी स्कूलों का ही बोलबाला था कि अच्छी शिक्षा जो है इन्हीं स्कूलों में मिलती है। तो हम लोगों को भी उन्हीं स्कूलों में भेजा गया, कॉन्वेंट्स वगैरह में। और मुझे मेरे पिताजी का चूँकि तबादला होता था छोटे बड़े शहरों में, यूपी के, तो हम लोग वहाँ के अलग अलग शहरों में हम बच्चे। तो यूनिवर्सिटी की पढ़ाई कहाँ हुई? मैं दिल्ली आ गई थी फिर पढ़ाई के लिए। दिल्ली में लेडी श्री राम कॉलेज में थी और फिर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में थी। तो हुआ ये कि हम लोग लगता था कि अंग्रेज़ी माध्यम से पढ़ रहे हैं तो बड़े अंग्रेज़ी में बहुत ही हमारी ज़बरदस्त पैठ है, लेकिन वो भी नहीं होता था, क्योंकि वो कुछ आधी अधूरी ही शिक्षा होती है कॉन्वेंटी अंग्रेज़ी की भी। और हिंदी तो हमारे लिए एलिमेंट्री भाषा बनाकर, मतलब हमारे स्कूलों में ये भी होता था कि जिन स्कूलों में मैं गई
कि हिंदी की एक ही क्लास होती थी, बाकी वक्त अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो फाइन लगेगा या तमाचा लगेगा, सजा हो जाएगी। तो हम लोगों को ये एक तरह से कुछ बहुत ही गड़बड़ सिखाया गया कि अंग्रेज़ी का ये दर्जा है और हिंदी का ये दर्जा है। तो मुझे लगता है कि ना हमने अच्छे से अंग्रेज़ी सीखी और हिंदी से तो अलग हो ही गए। तो फिर हिंदी में क्यों लिखना शुरू किया आपने, कैसे? क्योंकि जब साहित्य और कला की बात होती है तो आप वो रास्ता नहीं चुनते हैं या वो ज़बान नहीं चुनते हैं जो आपको दिमाग से आपको लगता है कि आप बेहतर जानते हैं। आप वो चुनते हैं जो आपके कहीं ना कहीं आपके खून में है, कहीं आपके अवचेतन में है। और पता नहीं कैसे मुझको ये समझ में आ गया कि ये जो चीज़ें मैं अपने इंद्रियों से महसूस करती हूँ वो हिंदी में है। खैर, मैं रेत समाधि के बारे में एक और छोटा सा सवाल, कितना समय लगा लिखने में? बहुत समय लगा। तभी मुझे कभी कभी आजकल मुश्किल होती है कि जिस पुस्तक को लिखने में मुझे 7-8 साल लगे हैं, उसका मैं 5 मिनट में और 10 मिनट में मैं कैसे बता दूं? बिल्कुल नहीं बता सकती, मुझे मालूम ही नहीं। लेकिन कोशिश कर सकते नहीं, करना भी चाहिए, उसमें काफ़ी चीज़ें मेरे लिए भी खुलती हैं। लेकिन 7-8 साल मुझको लगे हैं, मैं उसके संग रही हूँ और पता नहीं कहाँ डूबी हूँ। जो बनी है मुझे लगता है कि वो बिल्कुल एक स्वतंत्र कृति, मुझसे भी अलग और स्वतंत्र, बिल्कुल हमारे जैसे वो कहते हैं ना, अम्बिलिकल कॉर्ड कट गया। हाँ, तो वो है और मैं उसको ऐसे देखती हूँ। और जब ये बुकर की भी आपने बात पहले करी थी, जब बुकर का वो हुआ तो मैं उस पुस्तक को ऐसे देखूँ, अच्छा ये मेरी है, तुम्हारे में कोई बात है जो उनको मज़ा आया, जरूर है। हाँ, तो बस वो मुझे भी देखकर उसको मतलब बिल्कुल मैं चमत्कृत हुई कि भाई क्या चीज़ है कि कहीं 7 समंदर पार बैठे लोगों को भी उसमें मज़ा आया, वाह क्या बात है। तो मैं भी उस कृति को ऐसे ही देखती हूँ जैसे वो कोई और है, लेकिन 7-8 साल बाद वो जन्मी और उसने मुझे छोड़ दिया। मैं कल रात मैंने सोचा कि आपसे बात करने से पहले एक प्रसंग में दोबारा पढ़ना चाहती थी, तो मैंने पलटा और वो था वाघा बॉर्डर का प्रसंग, जिसमें आपने बहुत से पुराने अपने लेखकों को एक साथ एकजुट किया है, जिसमें इंतज़ार हुसैन हैं, मंटो हैं, भीष्म साहनी हैं, बहुत से लोग हैं, और ख़ास तौर पे कृष्णा सोबती, जिनके आप बहुत नज़दीक रही हैं। तो मैं जब ये किताब पढ़ रही थी, रेत समाधि, तो मुझे अचानक एक कृष्णा सोबती जी की लंबी कहानी ए लड़की का ख्याल आया। आपको भी आता रहा है स्पीच? इस तरह से नहीं, बिल्कुल इस तरह से नहीं कि ए लड़की हमेशा मेरे ज़हन में हो, ऐसे बिल्कुल नहीं। वो माँ बेटी के संबंध पे है, और बूढ़ी माँ। हाँ, इसमें देखिए यहाँ तो बहुत से संबंध हैं। हाँ, तो मैं इस उपन्यास में किस मुकाम पे पहुंची हूँ, उस वक्त क्या हो रहा है, उसके हिसाब से मुझे वो लोग याद आ रहे हैं जिनके लेखन से या जिनसे मेरा एक गहरा रिश्ता रहा है। तो अगर मैं मिट्टी पे पहुंची हूँ तो मुझको इंतज़ार हुसैन याद आ रहे हैं। माँ बेटी के प्रसंग में इत्तेफाक से मुझे शायद कृष्णा जी नहीं याद है, मुझे ज़्यादातर बंटवारे के लिए याद के ही संदर्भ में बहुत से लेखक याद आए हैं। या उसमें जो ये माँ को ये लोग जब उनकी तीमारदारी करते हैं और उसकी बातें करते हैं, तो मुझे पॉल ज़करिया याद आए, जिन्होंने एक कहानी लिखी, और शायद मैंने उसमें जिक्र भी किया है, आपने जिक्र किया है। पॉल ज़करिया जिन्होंने लिखा किस तरह, मतलब एक तरह का यांत्रिक पूरा अंदाज हो जाता है। आप समझ तो रहे हैं कि हम बहुत अच्छी उनको केयर दे रहे हैं, उनकी तीमारदारी कर रहे हैं, पर असल में एक तरह से आप भावनात्मकता नहीं है। तो वो मुझे पॉल की कहानी याद आई, तो मैंने काफ़ी हिस्सा उसका दिया। या मैं फ्रांस में एक रिट्रीट में थी और मैं एक श्यामा पक्षी के बारे में लिख रही थी,
जो मेरे कमरे के बाहर वहाँ पे ब्लैक बर्ड्स गाया करती थी। और उसी रिट्रीट में एक और लेखक था, डेरेक मन, उसका भी इसमें जिक्र आता है। तो कुछ हम लोगों की बातें हो रही थी, तो उसने बताया कि वो ब्लैक बर्ड्स उसको कितना डिस्टर्ब करती हैं और वो कैसे सुबह सुबह कैसे चिल्लाना शुरू कर देती हैं। और मुझे ये चीज़ बड़ी अजीब लगी। और फिर वही कि कैसे सारी कायनात जुड़ी हुई है। कि मैं हिंदुस्तान में श्यामा पक्षी का सोच रही हूँ, जो कि अम्मा और रोज़ी को सीटी बजाना सिखा रही है और उनके किसी पुरानी स्मृति से जुड़ रही है, तो सीटियाँ बजी। तो मैं वो लिख रही हूँ। और ये लेखक फ्रांस में बैठा हुआ, वो भी यहाँ की श्यामा पक्षी के बारे में एक ख़ास तरह से लिख रहा है। तो फिर वो संदर्भ वहाँ पर आया। तो जहाँ जहाँ जो जो मुझे याद आ रहा था अपनी, चाहे परंपरा से या अपने आसपास से, वो उसमें शामिल हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि बराबर साथ साथ मेरे संग ए लड़की रही हो। अनुवाद के बारे में कुछ बात करना चाहूँगी। डेजी रॉकवेल, जिन्होंने रेत समाधि का अनुवाद किया है, टूम्ब ऑफ सैंड, उनका मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा जिसमें उन्होंने लिखा है कि शायद बुकर की वेबसाइट पे ही है, जिसमें उन्होंने लिखा कि जिस दौरान वो अनुवाद कर रही थी, लगातार आपके संपर्क में रहीं और आपसे एक एक प्रसंग, एक एक वाक्य पर बातचीत होती थी इस पूरी प्रक्रिया के दौरान। तब जाकर कहीं ये अनुवाद पूरा हुआ। आपके लिए ये प्रक्रिया कैसी रही कि अनुवादक खुद आपसे सलाह मशवरा कर रहा है, बार बार एक एक वाक्य पर बातचीत कर रहा है? देखिए, मैं आपको इसमें पहले तो ये बता दूं कि डेजी रॉकवेल से कुछ महीने पहले मेरी फ्रेंच अनुवादक ने उस पर भी बात करना चाहती तो ये लगभग दोनों एक संग ही इस पर काम कर रही थी। और दोनों जो है मुझसे लंबे चौड़े सवाल करते और ऐसे ऐसे सवाल करते कि मुझे मज़ा तो आया, लेकिन मुझको कभी लगता कि अरे मैं तो फिक्शन लिख रही हूँ, ये तो मुझे फैक्ट्स पे फंसा रहे हैं। हाँ, कि मुझे सारा समझाना पड़ रहा है कि अच्छा क्या था और क्यों था और ये क्यों और वो क्यों। क्योंकि फिक्शन का पूरा जो लिखने का जो उस तक पहुँचने का एक जो तरीका होता है या रास्ता होता है, वो रिसर्च्ड की तरह नहीं होता है। तो मैंने तो काफ़ी कुछ बिना उसके बारे में चेतन मन से सोचकर लिखा था। और अब ये मुझसे ये सवाल वो सवाल वो सवाल वो सवाल कर रहे हैं, तो मुझको भी कभी कभी रिसर्च करनी पड़ती थी कि ये मैं कहाँ से लाई और क्यों लाई और ये मेरे मन में क्यों आया। लेकिन साथ साथ मेरे भीतर उनके लिए बहुत ज़्यादा आदर भाव भी आया और बहुत ज़्यादा उन पर विश्वास भी हुआ कि जो इतना ज़्यादा इतनी बारीकियों में जा रहे हैं। और वो मुझसे कहते कि हमें ये नॉलेज इस्तेमाल नहीं करनी है, लेकिन हम अपने लिए जानना चाहते हैं कि ये बात कहाँ से आई है। तो मुझे लगा कि देखो ये लोग बहुत ही गंभीरता से काम कर रहे हैं और इससे मुझे बहुत आश्वस्त होना चाहिए। और वाकई में आश्वस्त हुई। आनी मोंतो से मेरा पुराना रिश्ता है, क्योंकि उन्होंने एक और मेरा उपन्यास उन्होंने उसका अनुवाद किया है, माई का। लेकिन डेजी से पहली बार हो रहा था। पर मुझे लगा कि जब ये सवाल पूछ सकती हैं, भाषा को लेकर इस तरह से वो जिम्मेदार भी हैं, सतर्क भी हैं और उसके बारे में जिज्ञासु भी हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि रेत समाधि की भाषा का जो रंग है, जो मिजाज है, वो बिल्कुल अलग है। वो आम किताबों से अलग है, आसान नहीं है। तो आपको क्या लगा अनुवाद आपने पढ़ा, कितना आत्मसात कर पाया उनका? मुझे उसी वक्त उन पे बहुत विश्वास हो गया। इन सारे जो हमारे लंबे संवाद चलते थे और उनके प्रश्न आते थे, मैं उनके जवाब देती थी और उस पर कभी कभी हम लोगों की बहस भी होती थी कि नहीं ये नहीं वगैरह। और मैं कहती थी कि नहीं हिंदी में इसको हम लोग इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो वो कहती कि देखो अंग्रेज़ी में उस तरह से नहीं चलेगा, हमको इस तरह से करना पड़ेगा। जैसे कोई एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण याद आता? खैर, एक तो शीर्षक को ही लेकर था कि मैंने कहा टूम्ब नहीं है ये, कि भाई समाधि टूम्ब नहीं होती है। हमारे यहाँ टूम्ब तो मकबरा, कि मकबरा नहीं है
ये तो दूसरी चीज़ है, इसमें तो कोई जिंदा है जो बैठा है और रेत उड़ेगी और वो फिर से बात निकलेगी। तो फिर उसका हम लोग की लंबी इस पर बहस चली। उसने कहा नहीं, समाधि नहीं चलेगा यहाँ पर, और चूंकि मैं रेत पर बहुत जोर दूंगी तो वो रेत का मकबरा नहीं रहेगा। तो फिर हम लोग इस पे लेकर थोड़ा सा मैं आखिर तक शायद पूरी तरह इससे मुझे तसल्ली नहीं हुई थी, लेकिन मैं मान गई। और अब मैं देखती हूँ कि लोगों को टूम ऑफ सैंड शीर्षक पसंद आ रहा है, विदेशियों को। मतलब मैंने काफ़ी सुना कि नहीं, इट वर्क्स वेरी वेल द टाइटल। तो ऐसी चीज़ें भी थी जहाँ पर हम लोग सहमत नहीं थे, हाँ, पर हम लोग आपस में बात करके फिर तय कर लेते, अच्छा ठीक है, इससे आगे मैं नहीं तुमसे झगड़ूंगी इस पर। और भी चीज़ें थी, जैसे मुझे लगता है शायद बड़े वो कैसे या छोटी होती गई और वो बड़ी होती गई। कुछ चीज़ें हैं ना कि वो माँ छोटी होती गई और बेटी बड़ी होती तो गई। वो उस तरह से अंग्रेजी में वो नहीं ला सकती थी कि शी बिकेम स्मॉलर, शी बिकेम बिगर, वो बात नहीं बन रही थी। तो उन्होंने किसी और तरह से उसको किया। लेकिन मैंने देखा धीरे धीरे कि वो कहीं कहीं कुछ रीइन्वेंट भी करती थी, तो वो अपने ढंग से बहुत बढ़िया बन जाता था। कोई एक मेरे भीतर शायद इसको लेकर एक तरह का आप बोल लीजिए मैच्योरिटी है, या मैं इतनी ईगोइस्ट नहीं हूँ, अहंकारी नहीं हूँ कि नहीं नहीं मैंने ये कहा है इसी तरह से करना है वगैरह वगैरह। मुझे अगर विश्वास है कि हमारा दुनिया को देखने का ढंग मिल रहा है, फेमिनिस्ट सेंसिबिलिटी हम दोनों की ऐसी है कि हम विश्वास कर सकते हैं एक दूसरे पे, तो मैं एक बिंदु के आगे कोई अपनी बात पे ज़बरदस्ती नहीं करना चाहती। आपने कभी ये नहीं सोचा कि आप अंग्रेजी में लिखें? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ज़्यादा ही उत्साह से बोल गई। मुझे कोई उसको लेकर पूर्वग्रह नहीं है, क्योंकि अगर अंग्रेज़ी में मैं लिखूंगी या जो भी अंग्रेज़ी में लिख रहे हैं वो अंग्रेज़ी को बिल्कुल अब बहुत ही आत्मविश्वास के साथ बरत रहे हैं। हाँ, भारत में जितनी किताबें आज छपती हैं अंग्रेजी की, पहले कभी नहीं छपती, तरह लिखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो अपने ढंग से लिख रहे हैं। तो मुझे ऐसा कोई उसको लेकर पूर्वग्रह नहीं है। पर हिंदी में मैंने अपने को पाया है, अपना स्वर पाया है, अपनी अस्मिता, हाँ, तो एक तरह से मुझको वो मिली है। तो मैं इतनी जल्दी उसको गंवाने के किसी मूड में नहीं हूँ, लेकिन और वक्त ऐसे ही कम है, इसीलिए मैं फेसबुक, सोशल मीडिया वगैरह से बिल्कुल दूर रहती हूँ कि मुझे इन चीज़ों में पढ़ना नहीं है। जो अगर वक्त है तो मैं अपना जो काम है वो कर सकूँ। तो मेरे पास अभी तो वक्त ही नहीं है कि मैं जो लिखना चाहती हूँ हिंदी में उसके अलावा कुछ करूँ। किसी दिन होगा वक्त तो मैं खेल में अंग्रेज़ी में कुछ कोशिश करने को तैयार हूँ, लेकिन तर्जुमा नहीं करूँगी। हाँ। नहीं, तर्जुमा नहीं, हाँ, रचनात्मक कुछ। जब मेरा सवाल ही ओरिजिनल को लेकर था। अगर कभी खिलवाड़ के लिए, सिर्फ खिलवाड़ के लिए, अभी मैं जिस चीज़ में डूबी हूँ हिंदी साहित्य में, मैं उसमें मुझे बहुत करना है अभी। मुझे लगता है वही कर लूँ तो हिंदी के पाठकों के लिए तो ये बहुत अच्छी खबर है कि आप हिंदी में ही लिखेंगी। हाँ। लिखना क्यों ज़रूरी है आपके लिए, क्यों लिखती हैं? हम लोग सब अभिव्यक्ति हम ढूंढते हैं, एक तरह से जैसे मैं सांस लेती हूँ उस तरह की बात है। तो आप कहें कि क्यों लिखती हैं, तो मैं इसलिए लिखती हूँ कि वही मेरी सांस है, मुझे लिखना ही है। ज़रूरी इसीलिए है। आपसे कोई ये पूछे कि आपकी नज़र में गीतांजलि श्री कौन है, तो क्या जवाब होगा? मेरी नज़र में आप ही से सवाल है। अच्छा, मालूम नहीं कौन है, लेकिन कोई है जो कोशिश करती है कि किसी भी कट्टर दायरे में ना फंसे, कोशिश करती है कि चीज़ों को समझे, कोशिश करती है कि दूसरों को सुने, कोशिश करती है अपने आप से भी प्रश्न करे, अपने पे भी कुछ शंका रहे।
ईमानदार होकर लिखे। और क्या कहूँ, तो कोशिश करने वाली लड़की। बस कोशिश करने वाली। क्या किया है पता नहीं। आपका संबंध उत्तर प्रदेश से है जी। कहाँ से? कुछ अपने परिवार के बारे में, परिवेश के बारे में, पढ़ाई लिखाई के बारे में बताइए। मेरी माँ बनारस के पास एक गांव है जंघई, वहाँ की है। मेरी माँ इस समय 95 की हो गई हैं। शरीर से कमज़ोर हो गई, लेकिन बिल्कुल पूरी चैतन्य स्थिति में है। खूब पढ़ती हैं। कृष्णा सोबती का ज़िंदगी नामा वो 2-3 बार पढ़ चुकी हैं। क्या बात है। हाँ, तो बहुत ही। आपकी किताबें पढ़ती हैं? मेरी किताबें भी पढ़ती हैं। जैसे खाली जगह उनको बहुत अच्छा नहीं लगा, बोली कि मेरे लिए कुछ ये बहुत ही आधुनिक तरह की चीज़ है। लेकिन रेत समाधि बोली ये मुझे अच्छा लगा। इससे वो उनको माई उनको बहुत अच्छा लगा, तो इस तरह पढ़ती हैं बिल्कुल। तो वो जंघई की हैं। मेरे पिताजी अब नहीं हैं, पर वो गाज़ीपुर के पास एक गांव गोड़ाउड़ वहाँ के थे। तो मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश की लड़की मानी जाऊंगी। मैं खुद मेरे पिताजी IAS में थे, तो उनका जगह जगह यूपी में, यूपी काडर में थे, तबादला होता था। तो मैं यूपी में के छोटे बड़े शहरों में पली बढ़ी हूँ, और मैं इसको बहुत बड़ी उपलब्धि मानती हूँ, क्योंकि इसीलिए शायद मैं अपनी जड़ों से, अपनी भाषा से, वहाँ के खान पान से, वहाँ के गांव कस्बों से मैं जुड़ी रही। आखिर में छोटे छोटे 2 सवाल। पहला तो ये कि कोई ऐसी किताब या किताबें जो हमेशा आपके साथ एक दोस्त की तरह चली हों। अब हमेशा एक किताब तो मैं नहीं कह पाऊंगी। मैं किताबें, इसके मैंने कहा या किताबें, इस तरह से मुझको याद भी नहीं आ रहे। लेकिन कुछ चीज़ें थी, जैसे रूसी साहित्य हम लोग किसी ज़माने में बहुत पढ़ते थे, और रूसी साहित्य बहुत मुझे ऐसा बार बार पढ़ने को उकसाता था, तो वापस लौटते थे। चेखोव है और दोस्तोयेवस्की है, ये सब मैं बार बार। मैं इस सवाल को यूं भी पूछ सकती थी कि आपकी प्रिय पुस्तकें कौन सी हैं? लेकिन देखिए, हुआ ये है कि एक तो दुनिया इतनी खुल गई है कि हमारे बिल्कुल मतलब ऐसा भंडार खुला है कि हम सब अनपढ़ हो गए हैं। इतनी चीज़ें हैं कि हम सारी चीज़ें नहीं पढ़ पाए हैं, और सिलसिलेवार तो मैंने कुछ भी नहीं मैं पढ़ पाई हूँ। तो नतीजा ये है कि कुछ बहुत अच्छी यहाँ की पढ़ी है, कुछ बहुत अच्छी वहाँ की पढ़ी है, लेकिन किसी भी चीज़ में अपने को मैं माहिर नहीं बोल सकती हूँ। तो अलग अलग वक्त पे बहुत सी चीज़ें ऐसी रहीं जो साथ साथ चलती रहीं। तो हिंदी की अगर आप बात करें तो कृष्णा सोबती तो ज़ाहिर है थी ही। इंतज़ार हुसैन थे। बस्ती मैं समझती हूँ बहुत ही उनका बहुत ही ज़बरदस्त नॉवल। आगे समंदर है मुझको बहुत पसंद, और रेणु और राही मासूम रज़ा, श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी, मतलब ये सब चीज़ें थी जो अलग अलग वक्त पे इसको लेकर बहुत लंबे ज़माने तक वो साथ साथ चलती रही। और बाद में भी मतलब कभी भी आप लौट के जाते हैं और उसको लेकर हंसते हैं या दुखी होते हैं और कुछ उसमें से सदर्भ निकालते हैं। बाहर के भी बहुत से लेखक ऐसे, जैसे कोत्सिया, उनके डिस्ग्रेस, उनका रिटर्न ऑफ द बारबेरियंस शायद बहुत ही ज़बरदस्त मुझे लगते हैं। फिर लेकिन एक अगर आप कह ही रही हैं तो मैं कहूँगी कि एक किताब जो किताब के तौर पे हमेशा साथ नहीं रही, मतलब किताब उस तरह से कि एक फिजिकल किताब नहीं, लेकिन मन में, हाँ, वो है महाभारत, जिसके साथ मेरे ख्याल में हमारे यहाँ बहुत लोग रहे हैं। कभी कुछ पढ़ा, कभी कुछ सुना, कभी कुछ गंभीर उसमें से जाना, कभी कुछ हल्का फुल्का जाना, कभी उसमें से उपमाएं बनी, कभी किसी और तरह से वो हमारे रोज़मर्रा के जीवन में आया। लेकिन महाभारत मुझे लगता है कि एक ऐसी कृति है और एक ऐसा महाकाव्य है जो कि हर तरह से और न जाने कितने स्तरों पे हमको कुछ रास्ता भी दिखाता है, रास्ते सुझाता है और बहुत ही समृद्ध करता है। और आपकी अगली किताब? हाँ, मेरी अगली किताब एक माने में तैयार है, पता नहीं कैसे, क्योंकि अक्सर मैं बहुत वक्त लगाती हूँ, पर इसमें शायद छोटी है किताब,
तैयार है, लेकिन कुछ हुआ है कि मैं उसको प्रकाशक को नहीं दे पाई हूँ। शायद कोविड के वर्षों ने मुझको कुछ ऐसा विचलित भी किया कि कुछ समझ में भी नहीं आया कि हम लिख क्यों रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, किसके लिए लिख रहे हैं, कल क्या होने वाला है, कल है भी कि नहीं, तो इसका मतलब क्या है। तो किताब वहाँ रखी हुई है मेरी मेज़ पे, पर है तैयार। किताब के बारे में कुछ बताइए। पहले तो मैं आपको किताब के शीर्षक के बारे में बताऊंगी। शीर्षक उसका है सहसा, सहसा। लेकिन सहसा लिखा गया है सह-सा। सहसा। तो उसमें आप सोचिए तो तरह तरह के गूंज अनुगूंज है। सह मतलब सहना, साथ रहने जैसा भी है, और सहसा अचानक तो है ही। उपन्यास है, आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये मायने क्यों यहाँ पर लागू होते हैं। तो सहसा का इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद गीतांजलि श्री, और आपको शुभकामनाएं। सिनेंक किताब कॉलम की तरफ से धन्यवाद। ये थी गीतांजलि श्री, जिनका उपन्यास रेत समाधि 2022 के इंटरनेशनल बुकर प्राइज से पुरस्कृत हुआ है। रेत समाधि 2018 में राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित हुआ था। इसका अंग्रेजी अनुवाद डेजी रॉकवेल ने किया है, जो 2021 में टिल्टेड एक्सेस प्रेस यूके से पब्लिश हुआ। सिनेंक किताब कॉलम के लिए गीतांजलि श्री से ये बातचीत 24 मई 2022 की शाम को रिकॉर्ड की गई थी। किताब कॉलम का ये एपिसोड आपको कैसा लगा लिखिएगा। हमारा पता है post@sinenk.com। अगले एपिसोड का इंतज़ार कीजिए, जिसमें एक नई किताब होगी और साथ में होगा श्रोताओं की पसंद की किताब का स्तंभ बुक क्लब, जिसके लिए आज समय नहीं बचा। तो अचला शर्मा को अनुमति दीजिए। नमस्कार। आप सुन रहे थे अचला शर्मा के साथ सिनेंक पॉडकास्ट सीरीज किताब कॉलम। ये पॉडकास्ट एप्पल, स्पॉटिफाई और गूगल के अलावा दूसरी ऐप्स पर भी मौजूद है। यूट्यूब पर भी सिनेंक के सभी प्रोग्राम सुने जा सकते हैं। सुनिए और सब्सक्राइब कीजिए। सर्च में सिर्फ आपको सिनेंक टाइप करना है, CINEINK। पूरी जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर आइए, cineinc.com।